इंटरव्यू अटेंड कर, जिसमें कि एडमिन रोल भी एंट्री लेवल जॉब रहती है। अगर कहीं किसी भी तरह की कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, सभी जगह ये जॉब रोल रहता है, क्योंकि ये काफी समय से जॉब रोल क्रिएटेड है। लाइक इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, वो भी मैं आपको सेशन के बीच में बताऊंगी। सो काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई थिंक आई विल स्टार्ट। मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। ये एचआरएम की प्रेजेंटेशन है। I hope it is visible. आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन को? ओके, सो मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो इसमें एचआर होता क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, उनका सिलेक्शन, उनका कंपनी में ऑनबोर्ड होना, उनकी ट्रेनिंग होना, उनका ध्यान रखना पूरा, जैसे कि एक कंप्यूटर सीपीयू रहता है, उस तरह का इंचार्ज रहता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसके जो अप्रोच रहते हैं वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बना के किए जाते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए मेनली काम करता है। सारे डिपार्टमेंट को कनेक्टेड रहता है ये विभाग, हर काम में इनका रोल रहता है। और जब किसी का कंपनी में ऑनबोर्डिंग होता है तब, और जब किसी का कंपनी से जाना होता है, यानी कि हायरिंग फायरिंग दोनों चीजों में। सो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो, जिसमें लिखा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है टू नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉय एंड इंश्योरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट से मतलब है एक ऐसा विभाग, सारे विभागों के इस तरह से डिजाइन करना और इस तरह से उन विभागों के साथ मिलजुल के रहना कि सारे लोग कंपनी के हित के लिए काम करें और एक सही विचारधारा के साथ कंपनी का जो गोल है, जो अचीवमेंट का गोल है, उसको वो अचीव करने में ये विभाग सभी को सपोर्ट करता है और एनकरेज करता है अपने काम को सुचारू रूप से करने के लिए। सो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एचआरएम। सेकेंड स्लाइड में मैं बताती हूँ आपको फंक्शन ऑफ एचआर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जनरली एचआर जो रहते हैं वो दो तरह से डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में, या बहुत पुराने सालों की कंपनीज में बड़े विभाग होते हैं। तो उसमें ऑपरेशन और मैनेजरियल फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इनमें से ये कुछ कॉमन मैंने पॉइंट आउट किए हैं, जैसे कि एचआर प्लानिंग। सो एचआर प्लानिंग में क्या होता है कि जब, जैसे अभी आपने देखा कि फाइनेंस अपना मींस बजट आया है पहला, सो इस ईयर का, उसी तरह से एचआर भी एक बजट प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो प्लानिंग होती है कि किस विभाग में कितना अमाउंट यानी कि एज अ सैलरी जाएगा, एज अ बेनिफिट या कंपनसेशन, बोनस, इंसेंटिव जाएगा, या फिर एक्टिविटीज में जो भी जिस डिपार्टमेंट वाइज है उसमें क्या कैसा लगेगा। स्टेशनरी हो गई डिपार्टमेंट्स की, या फिर कंप्यूटर रिलेटेड चीजें, या फिर कुछ नया खरीदना है, उन सारी चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एचआर प्लानिंग में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज आती हैं। इसमें फिर गवर्नमेंट के लॉज भी आ जाते हैं। डिपेंड करेगा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है कि एक आईटी सेक्टर है या किसी और तरह का फील्ड है। सो दूसरा अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज। सो अट्रैक्टिंग एम्प्लॉयज में मेजरली हायरिंग है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि एचआर का रोल सिर्फ हायरिंग में रहता है, तो ऐसा नहीं है। ये डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रोल इनरोल किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। सो जब हायरिंग की जाती है तो इंटरव्यू लेने से लेकर के, उसको क्वालिफाई करने से लेकर के बंदे को, और उसके बाद उसको ज्वाइन करवाने तक
हायरिंग डिपार्टमेंट का काम रहता है, जिसको रिक्रूटर भी कहा जाता है। रिक्रूटर्स वो होते हैं जो सिर्फ हायरिंग के लिए काम करते हैं एज अ एचआर। सेकंड आएगा डेवलपिंग एम्प्लॉय। डेवलपिंग एम्प्लॉयज मतलब है बनाना। बनाना मीन्स कैसे? एम्प्लॉयज, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये ट्रेनिंग करवाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, तो जब डिपार्टमेंटल वाइज रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए रहता है या कुछ नया अपडेट आता है, तो नए नए ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेट, इवन कई कंपनी एमबीए भी करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो कंपनी में एमबीए करके, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग एमबीए करके और अच्छा परफॉर्म करे। जैसे कि एक एग्जांपल है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मणिपाल से एमबीए करवाती है और फिर उन्हीं एम्प्लॉयज को अपने यहाँ एज एम्प्लॉय रखती है। ये एक छोटा एग्जांपल है। वो भी सारे बैंक्स में भी एचआर डिपार्टमेंट होता है, प्राइवेट बैंक्स में। रिटेनिंग एम्प्लॉय। रिटेनिंग एम्प्लॉय भी एक मेजर पार्ट रहता है। रिटेनिंग मीन्स लोगों को संस्था से जोड़े रखना। जोड़े रखना से मतलब है कि हायरिंग किया, हायरिंग करने के बाद कंपनी के रोल गोल्स के साथ उस पर्सन को अलाइन करना, उसका हमेशा अप्रेजल, बोनस ये देखना, और साथ में ये ध्यान रखना कि क्या वो बंदा कंपनी में काम करके खुश है क्या। और ये सारी चीजें, जैसे कि डेवलपिंग एम्प्लॉय, तो ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना और अच्छे अच्छे सेशन डिजाइन करना कंपनी के लोगों के लिए, या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना कंपनी के लिए। सो ये सारी चीजें एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए की जाती हैं, राइट? सो आई थिंक एचआर फंक्शन आपको सुपरफिशियली तो क्लियर है कि क्या क्या मेजर पार्ट आते हैं एज अ एचआर। ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखोगे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर। लास्ट सेशन में कुछ लोग पूछ रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, तब मैंने वर्बली आपको बताया था, बट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि रिक्रूटमेंट है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपनी तभी रहती है जब उसमें एम्प्लॉय रहते हैं। और एम्प्लॉय कहाँ से हायर होते हैं? वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हायर करता है, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो कोई मैनेजर पोस्ट का हो, चाहे कोई किसी बड़ी कंपनी का सीईओ क्यों ना बनना हो। वहां पे भी इंटरव्यू में एक एचआर मैनेजमेंट से बैठता है, राइट? देन इंडक्शन आएंगे। इंडक्शन आफ्टर रिक्रूटमेंट, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, तब आपको इंडक्शन में ये बताया जाता है आपका विभाग क्या है, आप कहाँ बैठोगे, कंपनी के रूल क्या है, रेगुलेशन क्या है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, और आपसे रिलेटेड और भी जो चीजें उनको बतानी रहती है कि आपके काम में ये चीजें यूज होगी, वो सब इंडक्शन ट्रेनिंग में कवर हो जाता है। देन ट्रेनिंग आती है। ट्रेनिंग आपकी समय के द्वारा आपकी परफॉर्मेंस और स्किल सेट को देखते हुए कंपनी आपको करवाती है, वो ट्रेनिंग हो गई। असेसमेंट वो होता है जो कि जैसे कि 1 साल हो गया आपको कंपनी में, अब आपका साल भर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपने कैसा काम किया है, आपके काम में कितनी मीन्स आपके काम में कितना आप निपुण हो या फिर एक्सीलेंट हो, कि आपका अच्छा बोनस हो या फिर आपका प्रमोशन ही कर दिया जाए, वो असेसमेंट में देखा जाता है। फिर सैलरी एंड बेनिफिट। सैलरी बेनिफिट एचआर डिपार्टमेंट बनाता है और सैलरी अटेंडेंस के द्वारा बनती है। तो जो बायोमेट्रिक पंच रहते हैं कंपनीज के, और बायोमेट्रिक पंच में को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाता है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू अटेंडेंस देख करके आपका अगर मेडिकल है, वो मेडिकल भी आप एचआर को सबमिट करोगे। आपका ओवरऑल सारी चीजें देख के आपकी सैलरी बनती है, जिसमें सैलरी स्लैब जो रहता है, जिसके मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था, आपको याद हो, तो सैलरी पूरी जैसे आपकी XYZ सैलरी है, तो पूरा का पूरा आपको इन हैंड नहीं मिलता, घर ले जाने को नहीं मिलता है, उसमें कुछ कुछ डिडक्शन रहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी की साइज पे कि वो किस तरह का डिडक्शन रखती है। कई कंपनियां पीएफ शुरुआत से रखती हैं, कई नहीं रखती हैं। कई 5 साल होने पे एक ग्रेजुटी अमाउंट डिडक्ट करती हैं, तो वो एम्प्लॉय जो 5 साल पुराना रहता है उसको ग्रेजुटी मिलती है। और भी कंपनसेशन रहते हैं, जैसे कि आपको हाउस अलाउंस भी मिलता है उसमें, और टेलीफोन का भी, ऐसे कुछ कुछ डिविजन्स रहते हैं। देन वर्कर रिटेंशन। वर्कर रिटेंशन वहां आता है कि जैसे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी वर्कफोर्स है, सपोज
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे रिलायंस का कोई बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है? या फिर उनकी जो रिलायंस का इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है, तो वहाँ पे वर्कर रहेंगे, एक वर्कर की यूनियन रहेगी, उनका एक हेड होगा। उस हेड से एचआर डिपार्टमेंट कनेक्शन में रहता है, कॉन्टैक्ट में रहता है और उस यूनियन के हेड से ये समझता है कि ये जो वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इनकी नीड क्या है? ये जो पेरोल पे काम कर रहे हैं या सैलरीड हैं, उनकी नीड क्या है? तो वो वर्कर रिटेंशन में आ जाता है और इसी तरह से एम्प्लॉयी रिटेंशन भी रहता है कि एक एम्प्लॉयी है, काफ़ी समय से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, नई है और वो आगे स्किल और कैसे डेवलप कर सकता है, इस पे एक एचआर चर्चा करता है, एम्प्लॉयी टू एम्प्लॉयी। फिर पॉलिसी फॉर्मेशन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि पॉलिसी कंपनी अपने रूल रेगुलेशन नॉर्म्स कंपनी पॉलिसी बना के बताती है और जब आप जॉइन करते हो ना तब आपको कई बार लेटर के साथ कुछ डिटेल्स मिलती है तो मुझे लगता है वो जो डिटेल्स आपको ऑफर लेटर के साथ मिलती है आप हमेशा पढ़िएगा उसको साइन और सबमिट करने से पहले क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे नॉर्म्स क्लॉज आ जाते हैं जिससे आप कंपनी के लिए एज एम्प्लॉय बाध्य रहते हो और वो आप वो भी सूटेबल होनी चाहिए इसलिए उसको ज़रूर पढ़ा कर कीजिए उसमें एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 लिखा रहता है या फिर कहीं एनेक्जर 1 रहता है और जॉइनिंग के बाद आप पॉलिसी पूछ सकते हैं अपने एचआर से कि मेरी कंपनी की कंपनी पॉलिसी क्या है तो उसमें जो ये डिटेल्स मैं आपको बता रही हूँ ना जैसे कि असेसमेंट है, ट्रेनिंग है, इंडक्शन है, सैलरी बेनिफिट है स्पेशली और अगर वर्कर रिलेटेड है तो वर्कर रिटेंशन के लिए कंपनी ने क्या पॉलिसी बना रखी है, उनके खुद के क्या नॉर्म्स है। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट लॉ रहता है जिसके थ्रू कंपनी में वर्क होता है, दूसरा रहता है कंपनी के खुद नॉर्म्स। क्योंकि हर कंपनी अलग-अलग तरह के रूल रेगुलेशन पे चलती है और जो कि उसके एम्प्लॉइज़ को तो मानना पड़ता है। सो पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है एचआर का और ज़्यादातर इस तरह की जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग रहती है, ये हायर मैनेजमेंट या हायर पोजीशन के लोग करते हैं, जैसे कि एचआर मैनेजर या सीनियर मैनेजर या हेड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट या फिर वीपी एचआर इनके अप्रूवल के साथ ये सारी चीज़ों का प्रिपरेशन होता है, राइट? और कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जैसे कि 2 लोग हैं, अगर उन्हें किसी बात का डिस्प्यूट है या फिर आपको सैलरी में आपकी सैलरी स्लिप आई है, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं या उसका प्रिंट अच्छा नहीं आया है या आपको कुछ और ज़रूरत है कंपनी से, तो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन में आप एचआर से जाके पूछोगे और आपका जो भी एचआर का पर्सन है, जो इस डिपार्टमेंट में देखता है, वो उसको आंसर करेगा, आपको ये बात एक्सप्लेन करेगा कि कंपनी क्या चाहती है। ऑलराइट नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है मेरा अब मैं प्रेजेंटेशन के बाद आती हूँ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे यानी कि जो हमारी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए एचआर एसोसिएट मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको एक मिनट सो आई होप आपको क्लियर है कि एचआरएम क्या होता है और आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा सो इसमें पहला आता है रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट या हायरिंग और अब मैं रिक्रूटमेंट और हायरिंग में बात कर रही हूँ एक एचआर एसोसिएट की ये एक फ्रेशर के लिए सबसे अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आपको किसी भी कंपनी में एज अ ग्रेजुएट हैं आपको जॉब पोस्ट दिख रहे हैं ऑनलाइन दिख रहे हैं थ्रू गूगल दिख रहे हैं तो आप अभी भी अप्लाई तुरंत कर सकते हो एचआर एसोसिएट पोजीशन के लिए या फिर कई जगह एंट्री लेवल में एचआर एसोसिएट या फिर इंटर्न भी रहता है या फिर एडमिन एडमिन भी एक एचआर रिलेटेड डिपार्टमेंट रहता है सो एडमिन एक दूसरा मैं ये कह सकती हूँ नाम है
अगर आप एंट्री लेवल जॉब चाहते हो तो एडमिन में आपको उसी तरह के काफ़ी सिमिलर वर्क रोल रहते हैं जो कि एचआर एसोसिएट के रहते हैं। अब जब एचआर एसोसिएट की बात की जाए, तो जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो फंक्शन आपने ऊपर देखे हैं, वो तो तय करता है मैनेजमेंट। पर मैनेजमेंट का वो बंदा जो ये सारे काम देखता है या करवाता है या करने में अपने मैनेजर की मदद करता है, वो एचआर एसोसिएट रहता है। या वो फैक्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो या फिर आईटी हो, नॉन आईटी हो या फिर आपके ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि गवर्नमेंट एफिलिएटेड रहते हैं पर टोटली गवर्नमेंट नहीं रहते। इवन जैसे आपका बीएचएल है, बीओआरएल रिफाइनरी है, इस तरह के रिलायंस रिफाइनरीज हैं और भी टाटा के डिफरेंट डिफरेंट आपके वो रहते हैं, मीन्स बिजनेसेस हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स है या फिर कोई भी ऑटोमोबाइल जो शोरूम है, वहां पे भी एचआर रहता है। और एचआर जैसे तनिष्क के ज्वेलरी शोरूम है, तो वहां पे भी एचआर रहता है। तो एचआर लिमिटेड जगह नहीं है पोजीशंस। एचआर आपको नंबर ऑफ फील्ड्स में मिलेगा एचआर रोल। तो ये एक कॉमन जॉब रोल है, इसलिए मैं इस पे इतना फोकस कर रही हूँ कि एचआर एसोसिएट अगर आप बनना चाहते हो और आप इस चीज को समझते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका वर्क रोल कितना इंपॉर्टेंट है और इसका फ्यूचर कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्यूचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसोसिएट से अगर आप शुरू करते हो तो आप सीनियर एसोसिएट बनोगे या फिर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव बनोगे, फिर आप मैनेजर बन जाओगे, असिस्टेंट मैनेजर एचआर बन सकते हो, मैनेजर एचआर बन सकते हो, एंड देन आप तो डायरेक्ट मैनेजरियल पोजीशन के अबव मैनेजमेंट पोजीशन पे जा सकते हो। क्योंकि एक एसोसिएट से जर्नी स्टार्ट होती है और वो एक वाइस प्रेसिडेंट एचआर तक जाती है या फिर कंट्री हेड तक भी जाती है। वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है इस पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, रिक्रूटमेंट या हायरिंग। रिक्रूटमेंट हायरिंग हम सब जानते हैं कि किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी में हायर करने के लिए एचआर हायरिंग करता है, रिक्रूटमेंट करता है। रिक्रूटमेंट कैसे होती है, उसकी शुरुआत कैसी होती है, और कोई भी कंपनी में किस तरह से सिलेक्ट होता है, ये सारी प्रोसेस शुरू होती है एक एचआर एसोसिएट के काम से। एचआर एसोसिएट क्या करता है, उसको पता चला कि मुझे ये काम अलॉट है क्या, कि इस विभाग में जैसे अकाउंट्स में एक बंदा चाहिए हमको, अकाउंट्स वाला जिसको कंप्यूटर स्किल आए, और बेसिक बता दिया गया उसको कि कंप्यूटर स्किल लाए, एक्सेल पे अच्छा काम कर ले और उसका बीकॉम हो या फिर अकाउंट्स में हमें सीए ही चाहिए, इस तरह की रिक्वायरमेंट उसको बता दी जाती है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो क्रिएट जॉब पोस्ट बनाता है। जॉब पोस्ट में क्या आता है, तो जॉब पोस्ट में आप ये देखिए जॉब पोस्ट में क्या आता है। जॉब पोस्ट में जैसे एक फिगर्स का यहाँ जॉब पोस्ट बना हुआ है कि वी आर हायरिंग, और ये जॉब पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट के लिए, ये भी एंट्री लेवल जॉब के लिए है। और इसमें आप डिटेल्स देखेंगे कि हमें किस तरह का बंदा चाहिए और क्या लोकेशन है। लोकेशन बैंगलोर है, आप अभी अप्लाई कर सकते हो। और बीच में जो ये कंटेंट आपको दिख रहा है वो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए तो वो क्या क्या काम करेगा। ये जॉब पोस्ट एक एचआर एसोसिएट क्रिएट करता है या करवाता है डिजाइनिंग डिपार्टमेंट से, या फिर अगर ये अखबार की एडवर्टीजमेंट है तो भी एचआर एसोसिएट किसी भी लोकल अखबार में कनेक्ट करके वहां पब्लिश करवाता है। या फिर आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, लिंक्डइन हो गया, इसमें जॉब पोस्ट अपडेट करते हैं। दूसरा नौकरी, एक पूरी वेबसाइट है जॉब ढूंढने के लिए। दूसरा आ गया इंडीड, फिर वर्क इंडिया भी है, और भी ऐसे तमाम पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं जहां पे आप नौकरियां देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो नौकरी देखने और ढूंढने वाले लोग तो इन्हीं वेबसाइट्स पे, नौकरी पे, इंडीड पे अपना रिज्यूमे अपडेट जरूर कर देना, और आप चाहो तो एचआर एसोसिएट की जॉब अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। सो नेक्स्ट है हमारा इसमें कि जॉब पोस्ट बन गया, एचआर एसोसिएट ने क्रिएट करवा दिया, उसने पोस्ट करवा दिया। अब कुछ दिनों में सीवीज आएंगे, तो जो सीवी आते हैं उनको कलेक्ट करना और उन सीवीज को फॉरवर्ड करना अपने मैनेजर को। मैनेजर को फॉरवर्ड करने में ये है कि सीवी में जो हमने मांगा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में
सीए बंदा या फिर बीकॉम बंदा, क्या वो उस तरह का क्वालिफाइड है, क्या उसको एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का या नहीं, वो सब बेसिस को चेक करके, और वो किस जगह का है और हमारी कंपनी किस शहर में है और वो क्या वहाँ आएगा, ये सारे प्रोस्पेक्ट देख करके किसी की भी हायरिंग शुरू की जाती है। ऑलराइट, सो आप अब यहाँ पे देखिएगा, व्हाइट बोर्ड होपफुली आप सबको विजिबल होगा। सो मैं रिक्रूटमेंट और हायरिंग के बारे में बता रही हूँ आपको, एचआर एसोसिएट। सो नेक्स्ट रहता है कि हायरिंग स्टार्ट हो गई, जॉब पोस्ट क्रिएट हो गया, सीवी आने लगे। सीवी आने के बाद एचआर एसोसिएट ने क्या किया, ईमेल किया अपने मैनेजर को कि ये सर सीवी आए हैं और ये क्वालिफाइड लग रहे हैं। मुझे क्वालिफाइड कैसे लग रहे हैं कि ये अकाउंट्स में सीए है, ये फ्रेशर है, एंट्री लेवल जॉब के लिए ओके है, और इसने एक्सेल बहुत अच्छे से सीख रखा है। ये एक अकाउंट्स की जॉब है, इसलिए ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो कि एसोसिएट बनाता है उस प्रोफाइल को समझ करके। ऑलराइट, सो इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल अच्छे से सीख लेना चाहिए, तभी आप ये सब क्रिएट कर पाओगे कंप्यूटर पे। ये बहुत बेसिक चीज है, मैं आपको शुरुआत से बोल रही हूँ। दूसरी बात रहेगी इसमें कि चलो रिक्रूटमेंट में अपना इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो उसने कॉल करवाया, एचआर एसोसिएट ने सबको कॉल किया और बोला आपको इस दिन इस जगह पे आना है, हम इंटरव्यू इतने बजे शुरू होंगे। तो शुरुआत होती है इंटरव्यूज की, एचआर एसोसिएट सबको इनलाइन करता है और सीवीज अपने मैनेजर को या फिर कमेटी को भेज देता है, जो कि इंटरव्यू लेने वाली इंटरव्यू पैनल को भेज देता है। उस पैनल में उस विभाग के लोग रहते हैं और एक एचआर का पर्सन भी बैठता है, या फिर वो बाद में एक इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू सिर्फ एक लेवल पे नहीं होता कि आप गए, आपका इंटरव्यू हुआ, आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं। कई जगह पे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि आपका रिटर्न भी होगा, वो चाहे पहले हो चाहे बाद में हो। आपका पहला इंटरव्यू एचआर ले सकता है, जो कि एचआर एसोसिएट है, वो जनरल क्वेश्चन पूछ लेगा ताकि वो आपका इंटरव्यू पिक कर सके, आपका सीवी पिक कर सके, क्योंकि जो पहला कॉल रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसी से आपके आगे के रास्ते खुलते हैं कि आपको जाना कहाँ है, और आप लंबे तक अंदर तक जाके इस अपने आप को प्रेजेंट करके एक अच्छी, मैं कहूंगी, बैटिंग कर पाओगे ताकि आप सिलेक्ट हो पाओ। राइट, सो इग्नोरेंस कभी मत कीजिएगा उन कॉल्स का जो कि रिक्रूटमेंट के हों। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। जनरली लोग बहुत कैजुअली लेते हैं जॉब अप्लाई करने के बाद। एक बार जॉब अप्लाई की तो वो सारी चीज आप सीरियसली कुछ समय तक लो, ताकि आप कहीं इजिली सिलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि दिक्कत तभी आती है जब हम कहीं गलती करते हैं। गलती यूं ही नहीं होती, राइट। सो नेक्स्ट रहेगा इसमें हायरिंग के बाद हमारा सिलेक्शन। सो इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू किसी ने क्वालिफाई कर लिया, अकाउंट्स के बंदे ने, अब सिलेक्शन की बारी आ गई। तो सिलेक्शन में जो रिजल्ट्स हैं वो एचआर एसोसिएट को कन्वे किए जाएंगे। एसोसिएट या कोई एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई इंटरव्यू की और अब आप हायर हो सकते हो। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, या तो जिस दिन आप इंटरव्यू देते हैं उस दिन आपका सिलेक्शन किया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, या फिर आपके सिलेक्शन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि हम आपको ये XYZ सैलरी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि एचआर एसोसिएट में मुझे लगता है मार्केट रेट के हिसाब से 10 से 25 हजार तक दिए जाते हैं एचआर एसोसिएट को। तो वो आप देख सकते हो, डिपेंड करेगा आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो, और कहीं वो मींस एसोसिएट में आपका रोल किस तरह का है, कंपनी किस तरह की है, और एडमिन का रोल है तो भी बेसिक सैलरी इतनी ही रहती है। ऑलराइट, सो शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी है, तो जो भी जॉब मिले ग्रैब कर लेना, उसमें इतना मत सोचना। तो हायरिंग सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के बाद हम आगे पहुंचेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका नेक्स्ट लेवल कि आपकी ज्वाइनिंग करवाना है। तो ज्वाइनिंग में ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपकी मार्कशीट देखी जाती है, आपका आईडी प्रूफ देखा जाता है, उसको मिलाया जाता है और आपको ऑन बोर्ड कर लिया जाता है। वो सारे दस्तावेज आपको एक कॉपी में सबमिट करने होते हैं और ईमेल के द्वारा भी सबमिट करने होते हैं। और मेरे को एक चीज आपको कन्वे करनी है, अगर किसी को बोर लग रहा है ना इस क्लास में, तो मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे जो कि उवासी ले रहे हैं, वो छोड़ सकते हैं इस कॉल को। ऑलराइट, है ना, कोई जरूरत नहीं सेशन अटेंड करने की अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो। ऑनबोर्डिंग इंडक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका
एम्प्लॉय रिटेंशन, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फंक्शन है उसमें एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन में एम्प्लॉय को कंपनी के साथ जो अलाइन है वो सेटिस्फाइड और एंगेज है या नहीं, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसका पर्सनल एज अ पर्सन उसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है क्या, ये सब एम्प्लॉय रिटेंशन में देखा जाता है। एक तरह से ये है कि एम्प्लॉय को जाने या भागने नहीं देना है, हमें उसको रोक के रखना है, कंपनी से जुड़ा हुआ रखना है। जैसे कि 1 मिनट में आपको स्क्रीन में दिखाती हूँ एक पिक्चर, तो आपको क्लियर होगा। 1 सेकेंड। एम्प्लॉय रिटेंशन, यहाँ पे भी एक एचआर एसोसिएट की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट हायरिंग के बाद एम्प्लॉय रिटेंशन में जो रहता है ना, एज अ मैनेजर आपको चीजें जो भी मैनेजर कन्वे करते हैं ना, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। जो भी मैनेजर आपको कन्वे करते हैं एज अ एसोसिएट कि इस डिपार्टमेंट में या इस विभाग के लोगों को ये प्रोग्राम करवाना है या ये ट्रेनिंग करवानी है या इस डिपार्टमेंट के लोगों के लिए ये आउटिंग होनी है या उनको कुछ स्पेशल इवेंट करवाना है, तो वो सारा अरेंजमेंट एचआर एसोसिएट करते हैं। राइट, ठीक है। एम्प्लॉय रिटेंशन कवर हो गया हमारा। एम्प्लॉय रिटेंशन आप लोग आई होप समझ चुके हो। एम्प्लॉय को कंपनी से जोड़े रखना, उसे कंपनी से बाहर नहीं जाने देना। नेक्स्ट आएगा आपका एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन में है, मींस रिलेशन से आप समझ सकते हो कि कंपनी है, कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको कंपनी पसंद आए और उनका जुड़ाव उस कंपनी से बना रहे, चाहे वो नया व्यक्ति हो, चाहे वो 5 साल या 10 साल पुराना व्यक्ति हो, वहां पे एम्प्लॉय रिलेशन की बात आती है। इवन जो वर्कर एसोसिएशन रहती है उनसे भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर के लोग एम्प्लॉय रिलेशन वर्कर एसोसिएशन से मेंटेन रखते हैं, ताकि वर्क फोर्स एकदम से कहीं आपने स्ट्राइक वर्ड सुना होगा, स्ट्राइक पे ना जाए, छुट्टी पे ना जाए, काम बंद ना कर दे, उस तरह की चीजें जनरली मॉनिटर की जाती है। यहाँ पे उनकी जो भी कंप्लेन रहती है कि सैलरी बढ़ानी है हमको, या फिर हमको कुछ दिक्कत है, या फिर हमको चीजें कम मीन्स और चाहिए है, कुछ रिक्वायरमेंट है हमारी फैक्ट्री में पार्ट्स की या कुछ भी, तो वो सारे रिलेशंस जो रहते हैं, रिलेटेड चीजें जो रहती है वो सारी प्रोवाइड की जाती है एचआर से। और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट या फिर ऐसी चीजें जो कि प्रॉब्लम कर रही हैं, या तो विभाग के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, उन सारी चीजों को रिजॉल्व करना, वो सब एम्प्लॉय रिटेंशन में एक एचआर का व्यक्ति परफॉर्म करता है। वो कंप्लेंट्स रेज होती हैं, एचआर एसोसिएट पे, एग्जीक्यूटिव पे आती है, वो डिस्कस करते हैं अपने मैनेजर से, मैनेजिंग टीम आकर के उस डिपार्टमेंट से, या वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखती है, समझती है और उसको उस पे आश्वासन देती है, एक तरह से एश्योरेंस देती है कि हाँ ये चीजें इस तरह से होती हैं और हम इस तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसमें रिलेशनशिप भी आता है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जो कि सबसे मेन काम रहता है एक एज एचआर, कि एक एचआर एम्प्लॉय को अपने साथ लंबे समय तक कैसे जोड़े रख सकता है। जैसे कि हस्बैंड वाइफ रिलेशन, इससे ज्यादा कौन मीन्स एग्जाम्पल आप नहीं समझ सकते। देन कंप्लाइंस और रेगुलेशंस आता है। तो कंप्लाइंस वर्ड क्या होता है? कंप्लाइंस यानी कि जो कि कानून होते हैं, कानून चाहे गवर्नमेंट के हों या फिर कंपनी के बनाए हुए हों, और उन सारे कानूनों को रेगुलेशन में लाना, यानी कि उसको कंपनी के द्वारा मीन्स अपनाना, लोग उसे अपनाएं, वो जो एम्प्लॉयज जो एचआर ने हायर किया वो उसको अपना रहे हैं, नहीं अपना रहे हैं, वो सारा रेगुलेशन कंप्लाइंस और रेगुलेशन के पार्ट में आ जाता है। इसमें भी 2-3 डिविजन्स आ जाते हैं, जो कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि जैसे इंडिया है या इंडिया से बाहर दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं, भारत है, भारत में कुछ रूल रेगुलेशन है जो कि निग्लेक्ट करते हैं लोग,
और भेदभाव की चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ जो कंप्लायंस और रेगुलेशन है ना, अगर कोई बाहर का कंट्री है, जर्मनी या कोई और कंपनी XYZ, वहाँ पे आप किसी के साथ बायस्ड यानी कि भेदभाव नहीं कर सकते, या आप इंटरव्यू के दौरान कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ये नहीं पूछ सकते आप कि क्या आप शादीशुदा हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो, या वो कुछ भी XYZ क्वेश्चन, वो कंप्लायंस रेगुलेशन में आता है कि जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रेगुलेशंस है उनको ना तोड़ा जाए, और जो कंपनी के बनाए हुए रूल रेगुलेशन है या लॉ है वो कंप्लायंस और रेगुलेशन के तहत वॉयलेट यानी कि तोड़े तो नहीं जा रहे हैं। देन इसमें लेबर लॉ आ जाता है। लेबर लॉ से आप समझ सकते हो कि जो वर्कर की यूनियन है और जो एम्प्लॉय है, जो हम और आप हैं, वो लेबर लॉ के तहत भारत सरकार के लिए काम करते हैं, और उसी के तहत आपको पीएफ या एक सैलरी वेजेस या और भी चीजें जो एक कंपनी देती है वो उस लॉ के अंडर में आकर के देती है और करती है। देन इसमें कंप्लायंस रेगुलेशन में लेबर लॉ के तहत वर्किंग आवर भी गवर्नमेंट तय रखती है, 9 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे अलाउड नहीं रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप ओवर टाइम करना चाह रहे हो क्या, और कंपनी आपको उस पे बोनस दे रही है और आप इससे खुश हो। सेफ्टी रेगुलेशंस जैसे कि सभी कंपनीज में फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट रहता है, या फायर एंड सेफ्टी की ट्रेनिंग एचआर वाले लोगों को मिली रहती है, और वो एम्प्लॉयज को भी देता है। क्यों? क्योंकि इस तरह की दुर्घटना कभी भी कहीं भी अकस्मात हो जाती है, प्लान नहीं रहता। तो सेफ्टी रेगुलेशन, सेफ्टी के नॉर्म्स आप, और अगर कोई फैक्ट्रीज है तो उसमें ये सेफ्टी रेगुलेशन फायर एंड सेफ्टी के बढ़ जाते हैं। इसका अलग से विभाग बन जाता है फायर सेफ्टी का, जिसमें एक एचआर मैनेजर भी इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो इन सारी चीजों को कंप्लायंस में लाना चाहती है। कंप्लायंस से फिर मेरा कहने का मतलब है रूल रेगुलेशन का पालन करवाना चाहती है कंपनी के लोगों के लिए, ताकि उन्हीं का हित हो इसमें। देन ट्रेनिंग डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रहते हैं, मेंटोरिंग प्रोग्राम रहते हैं। लोग मीन्स कंपनी अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने के लिए बाहर कहीं भेजती है, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करती है, जो कि एक बजट एलोकेट होता है, उसके थ्रू उस डिपार्टमेंट के लोग और उस पोजीशन के लोग, मैनेजर या उससे ऊपर के लोग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट में जैसा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है जो हम आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट, हमारे तो दूसरे ही अटैचमेंट है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, और हम ये फ्री में कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट यही प्रोग्राम है जो आप देख रहे हो, और ये प्रोग्राम जब किसी कंपनी के बाद की तरफ से आप सोचो तो वो होता है उस कंपनी में उस विभाग के लोगों के हिसाब से। फाइनेंस है तो फाइनेंस के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उस तरह के सेशंस लिए जाते हैं। अगर जनरल मोटिवेशन इंस्पिरेशन के देखा जाए रिक्वायरमेंट है कंपनी में, तो लाइफ कोचेस को अलग से बुलाया जाता है स्किल डेवलपमेंट करवाने के लिए, और वो ट्रेनिंग अलग होती है। इसका सर्टिफिकेशन भी अलग अलग तरह के किए जाते हैं जो कंपनी अपने खर्चे पे एम्प्लॉय को करवाती है, ताकि वो अच्छा परफॉर्म हो और एम्प्लॉय रिटेंशन बना रहे। हर जगह एम्प्लॉय से रिलेटेड बात हो रही है। तो इतना तो मुझे लगता है अभी तक के सेशन में आपको क्लियर है कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट हो गया, कंप्लायंस हो गया, कोई रेगुलेशन हो गया, रूल रेगुलेशन हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय, सबसे अगर कुछ कनेक्टेड है चीज तो वो एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट, यानी कि इस पूरी स्ट्रेटेजी और पूरी प्लानिंग को मैनेज करके चलने वाला व्यक्ति, जो कि एक सेंटर पॉइंट रहता है, जो कि बीच में रहता है और वो सब तरफ देखता है। एक चक्र, मान लो एक चक्र घूम रहा है और बीच में कुछ है तो वो सबको मॉनिटर कर रहा है, उस तरह का रहता है ये। सो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ में एक इंटरेस्टिंग जॉब है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में और डिफरेंट चीजों को समझते सीखते जाते हो। तो ये जो जॉब है ना एचआर एसोसिएट से शुरू होती है, जहाँ रिक्रूटमेंट, हायरिंग, सैलरी से शुरुआत करते हो, सैलरी बनाना, ये वो सब करना, अटेंडेंस देखना, और आप ये सब चीजें सीखते जाते हो। आपको लास्ट सेशन में सागर ने बताया था शिक्षा, तो शिक्षा से मतलब यही है कि आप अपनी लाइफ के जॉब में, आप अपनी डेली लाइफ में ये चीजें जो जो मिले सीखते जाओ, लर्न करते जाओ।
तो जब आप ग्रो होते हो ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एंट्री लेवल जॉब से आपको आगे बढ़ना रहता है। वो आगे आप कैसे बढ़ते हो, उस डिपार्टमेंट की दूसरी चीजें सीख के, ताकि जब आपका दूसरी कंपनी में किसी और पोजीशन में साक्षात्कार हो, तो आपको उस कंपनी में सीखी हुई चीजें ही काम आएंगी। जैसे कि अगर आप ये सेशन समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको आपके इंटरव्यू में काम आएगी। जब आपसे कहीं चर्चा की जाएगी एचआर क्या होता है, एचआर मैनेजमेंट क्या होता है, आप इसके बारे में क्या जानते हो और आप क्यों क्वालिफाई हो इस जॉब के लिए। नेक्स्ट अब मेरा था कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंप्लायंस के बाद आएगा कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कंपनसेशन मीन्स आपका मीन्स मनी, पैसा, आपकी सैलरी हो गई, आपके पीएफ हो गए, ग्रेजुटी हो गई, आपको सेल्स में मिलने वाला इंसेंटिव वाला पैसा हो गया, या फिर साल में मिलने वाले कंपनी से बेनिफिट्स हो चुके, वो सारे कंपनसेशन में आते हैं। सभी तरह के बेनिफिट्स का लिमिटेड नहीं रहते, अनलिमिटेड रहते हैं। आपकी परफॉर्मेंस पे भी बेनिफिट दिया जाता है आपको। जैसे कि आज एक न्यूज आई थी, कोई आईटी कंपनी है, आई थिंक गुजरात की, सो उसने अपने 2 एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने पे 2 अलग अलग, दोनों को एक एक कार दी। वो उनकी परफॉर्मेंस के कारण था, क्योंकि उन्होंने, आई होप जब लाखों की कार मिली है तो करोड़ों का प्रॉफिट किया ही होगा कंपनी को। कोई भी कंपनी यूं ही ऐसे गिफ्ट्स नहीं देती है। सो ये कंपनसेशन बेनिफिट में आता है। कंपनसेशन आपकी सैलरी होती है, सैलरी का बनाना, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं। अगर आपने छुट्टियां ली हैं तो आपकी सैलरी कट भी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पूरी सैलरी हर महीने मिलेगी। अगर आप अटेंडेंस और कंपनी में अटेंडेंस देने का रूल तोड़ते हो तो ये चीज होती है लोगों के साथ। एडमिनिस्ट्रेटिंग बेनिफिट में, बेनिफिट कई तरह की कंपनी देती है। कई कंपनियां इंश्योरेंस देती हैं, कई कंपनियां इंश्योरेंस के अलावा आपको हॉस्पिटल के बिल पेमेंट्स का चार्ज बियर करती है। उसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, आपको बाहर की ट्रिप भी, हॉलीडे ट्रिप भी देती है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। और उसके अलावा आपको मिलता है कोई भी अलग तरह का गिफ्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वो सब बेनिफिट में आ जाते हैं। कंपनसेशन मेनली आपका मनी रहता है जो आपको मंथली मिलता है, और एनुअली जो भी बेनिफिट्स रहते हैं वो पे किए जाते हैं। ये सारा रहता है एचआर मैनेजमेंट के हाथ में। और इसमें पे इक्विटीज भी आती हैं। कंपनी के जो आपका पीएफ जो रहत बनता है वो इक्विटीज रहती हैं, या फिर कंपनी कई बार अपने शेयर्स भी अपने एम्प्लॉयज को देती है, तो उसे भी इक्विटी कहा जाता है। ये हो गया कंप्लायंस एंड बेनिफिट। ऑलराइट, और यहाँ पे भी कंपनसेशन बेनिफिट में एक एचआर एसोसिएट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वो बंदा देखता है आपकी सैलरी, आपकी सैलरी बनाता है। कई जगह बड़े सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिसके थ्रू बायोमेट्रिक पंच से आपका अटेंडेंस दिख जाता है उस सॉफ्टवेयर पे, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्ट HRMS बोलते हैं। और इसके अलग अलग नाम भी रहते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदा जाता है सॉफ्टवेयर किसी कंपनी में इंस्टॉल करने के लिए। तो ये सारे जो इंस्टॉल करवाने के जो काम रहते हैं ना, कि ये चीज चाहिए, इंटरनेट में ये चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का ये है, या फिर कुछ नई रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई इवेंट हो रहा है तो स्नैक्स मंगवाने हैं, चाय नाश्ता मंगवाना है, तो वो सारी चीजें अरेंज करने का काम एक एचआर एसोसिएट का रहता है, जो छोटी छोटी चीजों को करता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखता है। अपने एचआर के कहने पे वो सारी चीजें अलाइन करके मैनेज करके चलता है, और वो इस चीज को बताता है, सर ये चीजें हो गई, मैडम ये चीजें हो गई। और ईमेल में रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एक एचआर एसोसिएट का। वो सारे मेल्स को देखता है, उनको रिस्पॉन्स करता है, उनसे इंटरेक्ट होता है, और जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसको उसके हिसाब से आंसर करता है। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका 1 साल होता है कंपनी में, आप 1 साल कर चुके रहते हो, तो आपका एक अप्रेजल किया जाता है, आपकी सैलरी को बढ़ाया जाता है, या फिर आपकी सैलरी पे सोच विचार किया जाता है। जरूरी नहीं हर साल एक किसी बंदे की बढ़े सैलरी, वो डिपेंड करेगा कि आप काम अच्छे से कर रहे हो या नहीं, या कंपनी को ये लगता है कि आप उसमें एक बेनिफिशियल एसेट हो कि नहीं। एसेट यानी कि वो चीज जो कि पैसा बढ़ाने में या कंपनी की ग्रोथ करवाने में, उसका गोल अचीव करने में हेल्पफुल रहती है, वो होते हैं एसेट्स।
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ मैं, इसमें KRA होता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी देखी जाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। जैसे HR एसोसिएट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसने रिक्रूटमेंट बहुत अच्छे करवाए हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट खुश हैं HR एसोसिएट से, तो उसके परफॉर्मेंस अप्रेजल में एक प्लस पॉइंट जुड़ेगा। फिर उसने एम्प्लॉय रिटेंशन में या एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कुछ नया लाया है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप में उसने कुछ नई एडवाइस दी है कि सर हम रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए दिवाली पे गिफ्ट दें क्या, और दिवाली पे हम ये गिफ्ट दें क्या, या फिर हम पिकनिक में जाएं क्या। इस तरह के जो सजेशन रहते हैं वो एक HR एसोसिएट भी दे सकता है कंपनी को, अपने आइडिया बता सकता है और कंपनी उसे ले सकती है, और जिसमें HR एसोसिएट का प्लस पॉइंट आएगा, किसी और का नहीं। देन कंपनसेशन बेनिफिट में भी HR एसोसिएट का एक अच्छा रोल रहता है, जिसमें वो अटेंडेंस सही तरीके से देख रहा है कि नहीं, और वो अटेंडेंस देखने के बाद उसने सैलरी सही क्रिएट की है या HR एसोसिएट के थ्रू अकाउंट सैलरी क्रिएट कर रहा है, तो उसमें HR एसोसिएट ने अपना जो मैं कह रही हूँ कम्युनिकेशन वाला काम है, बातचीत वाला काम है, वो ठीक से किया है कि नहीं। और परफॉर्मेंस में फिर वो खुद भी अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल भरता है, और जो नई हायरिंग हुई है, जो 1 साल पुराने लोग हैं, वो भी अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल खुद भरते हैं। एक आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड होती है, या फिर कंपनी से एक फॉर्मेट या टेबल प्रोवाइड किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, या फिर एक्सेल पे या फिर ईमेल पे, जिसको आप भर के सबमिट करते हो, जिससे आप ये आंसर करते हो उसमें कि मैंने क्या किया है, मुझे क्या अलॉट किया गया था, और मैंने नया क्या किया है, मैंने ट्रेनिंग क्या अटेंड की है, मैंने ट्रेनिंग क्वालिफाई की थी या नहीं की थी, मैं साल भर रेगुलर आया था, और मैंने अपने मैनेजर के हिसाब से या हमारे डिपार्टमेंट के गोल्स के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया है। वो सारा परफॉर्मेंस अप्रेजल में आता है। आप HR बनो, चाहे आप अकाउंटेंट बनो, चाहे आप सेल्स में इनसाइड सेल्स में जाओ, चाहे आप कस्टमर सपोर्ट में जाओ, कहीं पे भी आप परफॉर्मेंस रिव्यू होता है आपका, तो आपको ये सब चीजें रिटर्न में देनी होती है, वर्बली बतानी रहती है, आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है आपके मैनेजर से, और आपको ये जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैंने काम किया है, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, और मुझे लगता है मेरा अप्रेजल अच्छा होगा, मुझे 30%, 40 या 50% हाइक मिल सकती है। ये बोलते नहीं है कितनी हाइक मिल सकती है, बट आप अपने परफॉर्मेंस दे करके उससे बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आपको फीडबैक दिया जाएगा। जब आप अपना बता दोगे, जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपने क्या किया, तब आपको HR का बंदा या आपका मैनेजर ये बताएगा कि भाई आपने ये किया है, और ये चीजें और कही थी, ये नहीं की है, या आपने सब कुछ अच्छा किया है, या आप अच्छा करते हो पर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते। ये सारा फीडबैक आपके इंचार्ज देते हैं, और HR का पर्सन देता है कि अगर आपका कहीं परफॉर्मेंस अप्रेजल कम हुआ है तो वो क्यों हुआ है। कंडक्टिंग इवैल्यूएटिंग में से ये सारा जो प्रोसेस जो शुरू हुआ है, जैसे HR एसोसिएट है सपोज, तो सबके सारे विभागों को रिमाइंडर भेजेगा, ईमेल भेजेगा, उनके मैनेजर से कांटेक्ट करेगा वो एक बंदा कि सर आपके डेट ड्यू है, आपके सभी एम्प्लॉयज के फॉर्म मुझे चाहिए, मुझे दे दीजिए, या फिर पेपर में अगर रिटर्न में देना है तो वैसे दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए, या एक्सेल शीट बनिए, सबकी सबमिट कीजिए, हम वहां पे मार्किंग देंगे। तो कई जगह पे ग्रेडिंग दी जाती है, कई जगह पे 10 में से नंबर दिए जाते हैं, +1 +2 माइनस ऐसे करके, तो टोटल एक ग्रेड बनता है, जिसमें कि HR देता है, आपका मैनेजर देता है, और आपका मैनेजमेंट भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है, और उस हिसाब से आपका एक नंबर डिसाइड होता है, और जिसपे परसेंटेज ऑफ सैलरी हाइक तय किया जाता है। तो इस चीज को ना 1 साल हो जाए नौकरी के, तो मीन्स इग्नोर मत करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में साल भर अच्छा परफॉर्म करके अच्छा अप्रेजल लेना। देन आई थिंक आई एम डन विथ टुडे। मेरा जो आपको बताने का मोटिव था वो था मेजरली HR मैनेजमेंट। सो HR मैनेजमेंट समझ गए हैं आप, उसके फंक्शन या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ गए हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो HR एसोसिएट जो जॉब रोल है, जो डिटेल मैंने आपको बताई, कि अगर आप कहीं जाते हो, कहीं इंटरव्यू देते हो, तो उसमें आप ये जनरल हायरिंग रिलेटेड स्किल सेट के साथ दोगे। आप बेसिक नहीं पता है आपको कैसे हायर करना है बंदा, तो वो जो मैंने आपको बताया कि एक जॉब पोस्ट क्रिएट करना, जो कि हम आप एक सेशन में आपको ये बताएंगे कि कोई भी पोस्टर कैसे क्रिएट किया जाता है, या फिर अगर जॉब रोल क्रिएट करना है तो बेसिक चीजें
क्या लिखी जाएंगी उस जॉब रोल में, वो आपको कंपनी के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से, और कितना एक्सपीरियंस है या फिर फ्रेशर है, और उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, ये 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि लिखे जाते हैं। सो एचआर एसोसिएट में मेजरली सबसे पहले तो हायरिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है। एडमिनिस्ट्रेशन में आपको, जैसे मैंने बताया, कि कोई भी इवेंट होना है या फिर कोई भी हायरिंग प्रोसेस स्टार्ट होनी है, या फिर आपके कंपनी में कोई आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, या फिर कोई फंक्शन कर रहे हैं, आप लोग 15 अगस्त मना रहे हो, 26 जनवरी मना रहे हो, तो आपको कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने हैं, या टेंट वाले को बुलाना है, या फिर आपका वाटर सप्लाई का कुछ आपको अरेंज करना है, या फिर आपको खाने पीने के स्नैक्स मंगाने हैं, या फिर कैटरिंग करना, तो वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम आ जाता है। वो भी एक एचआर का ही पार्ट होता है, और एडमिन से भी आप एचआर एसोसिएट बन सकते हो कहीं एक्सपीरियंस लेकर के, और डायरेक्ट एचआर एसोसिएट की जॉब मिलती है तो वेल एंड गुड है। सो ये सारे पॉइंटर्स थे मेनली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, जो कि आप समझ चुके हो। एंड मुझे लगता है अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं और जो कि आप समझना चाहते हो, वो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। क्लियरिटी थी आई होप आप सभी को कि क्या मैंने बताया, और मैंने उसको एचआर एसोसिएट रोल से क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि एचआरएम जो है वो एक पर्टिकुलर बंदे की जॉब नहीं है, वो एक डिपार्टमेंट है, वो पूरा एक विभाग होता है। और वो बड़ी कंपनियों में, जहाँ पे 100 साल पुरानी कंपनी में ये विभाग 50 लोगों तक का रहता है, और एक स्टार्टअप में ये विभाग 5 से 10 लोगों का भी रहता है, या फिर कोई न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसमें एक पर्सन भी बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कर सकता है। ऑलराइट, सो आप इसमें चाहो तो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी और क्लियरिटी है या फिर कुछ और आपको समझना है, नेक्स्ट एचआर रिलेटेड कुछ समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट लेक्चर उससे रिलेटेड ले लूंगी। शुभम, शिवम, सोनाली, दर्शन पूछ रहे हैं कि किसी कंपनी का मैप या ट्री कैसा होता है, कितने डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो दर्शन, मैं आई थिंक अपने जो पिछला सेशन है, इस सेशन में कई बार ये बताई हूँ दर्शन, की कंपनी की साइज पे डिपेंड करेगा। अगर कंपनी एक टारगेट, बी ब्राउन जैसी विदेश की कंपनियां हैं जो 100 साल पुरानी है, या टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उतना बड़ा स्ट्रक्चर रहेगा। एक एमडी रहता है जो कि खुद चेयरमैन रतन टाटा जी हैं, राइट। फिर उसका बोर्ड बना था, फिर बोर्ड आपको न्यूज में सुना होगा, मिस्त्री जी चले गए और उनको हटा दिया गया, और पूरी अथॉरिटी खुद टाटा जी ने ली। फिर उनके नीचे उतने सारे उनके डायरेक्टर्स आ जाते हैं, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद सारे विभागों के हेड आ जाते हैं। वो विभाग के हेड के बाद जैसे अकाउंट है, फाइनेंस है, परचेज है, और मार्केटिंग है, फिर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट रहता है। वो रिक्वायरमेंट पे है उस कंपनी की। अगर कोई स्टार्टअप है, कोई नई कंपनी है, तो सारे डिपार्टमेंट जैसे एचआर और अकाउंट्स एक भी हो जाता है किसी डिपार्टमेंट में। कहीं किसी कंपनी में ऐसा नहीं है कि एचआर अलग चाहिए, अकाउंट्स अलग चाहिए। एक एचआर वाला बंदा ही बजट एलोकेट कर सकता है और आपकी सैलरी बना सकता है, आपका अटेंडेंस देख के, और आपको 1 साल बाद अप्रेजल भी वही बजट के हिसाब से एलोकेट करेगा, राइट। तो आई थिंक दर्शन, आपको ये क्लियर है कि एक ट्री या मैप अगर किसी कंपनी का बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा। वो डिवीजन होते जाते हैं, जैसे आपका परिवार है, आप उसका कैसे मैप और ट्री डिजाइन करोगे, आप खुद सोच लो। 3 जनरेशन को मिलाओगे तो उतना बड़ा आएगा। अगर आप ये बोलोगे कि मैं, मेरे चाचा, उनके 2 बच्चे और मेरे 2 बच्चे, तो उतना ही बनेगा ना मैप और ट्री। तो वो मुझे नहीं लगता इतनी इंपॉर्टेंट बात है। चलो, पल्लवी ने पूछा है कि मैम, फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज एचआर, तो क्या हमें फॉर्मल डेफिनेशन बतानी होगी या हमें अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से बताना चाहिए। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ा बताना चाहिए। जैसे कि मैंने आपकी डेफिनेशन आपको दिखाई थी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट
एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक वो एक विभाग रहता है, डिपार्टमेंट रहता है जो कि एक प्लानिंग के साथ चलता है। प्लानिंग क्या रहती है? प्लानिंग ये सब रहती है जो आप यहाँ पे आए देखे ना पल्लवी, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉय रिटेंशन की प्लानिंग। मेनली आप अगर सीधे से आप बोलो ना तो बोलना कि एचआरएम जो रहता है वो एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम हायरिंग, ट्रेनिंग, फायरिंग और डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स करते हैं। ये आप आंसर कर सकते हो कि एचआर एसोसिएट की रोल के लिए तो एटलीस्ट, और डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है जो भी आपको मीन्स आप जो कन्वे कर पाओ, जो आपको इजी हो वो बोलना। जो मैं बोल रही हूँ, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा डब करने की तो किसी को जरूरत नहीं है, राइट? सो एचआर से आप समझे क्या तो आप ये सब कुछ बोल सकते हो। अगर आप सुने हो, समझे हो, आपको क्लियर हुआ है तो आप ये सब समझ के बोल सकते हैं इजिली। जो कि मुझे लगता है जितने वर्डिंग्स मैंने आपको बताए हैं, कि मैं एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ आपको कि अगर एचआर डिपार्टमेंट पूछा जाए और एचआर मैनेजमेंट में क्या क्या होता है या डिपार्टमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले वो डिपार्टमेंट जो लोगों को मैनेज करता है कंपनी के लिए, जो लोगों को हायर करता है कंपनी के लिए, जो लोगों को स्किल सेट में हेल्प करता है उनका बढ़ाने में, और जो लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग देता है, जो लोगों को सैलरी देता है या जो लोगों को बेनिफिट्स देता है कंपनी से रिलेटेड, जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनाता है, जो पॉलिसी को सब डिपार्टमेंट मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयज को उन चीजों को अलाइन करना, यानी कि एक सेम पेज पे लाना, वो एचआर का रोल रहता है। और कहीं भी ऐसा नहीं है किसी भी जगह या किसी भी कंपनी में जहां पे आप जॉब करने जाओ और आप एचआर से दूर रहो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्लीज अच्छा रिलेशन बना के रखना शुरुआत के दिन से ही, नहीं तो कई जगह ऐसा रहता है कि पहले दिन आप एचआर से पंगा लेते हो और सब कुछ बिगड़ जाता है आगे के लिए आपको। कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप लोग शेयर कर सकते हो। सोनाली, शिवम, यस मैम। सोनाली, यस मैम, ओके। दर्शन, मयूर, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इंटरव्यू रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगी। एज अ एचआर क्या चीजें हो सकती है और एज अ फ्रेशर क्या चीजें आपको कहनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आपको पूछा जाए, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगी, तो आप नेक्स्ट सेशन में वो चीजें कैच कर सकते हो, समझ सकते हो। और कुछ थोड़ा जनरल मोटिवेशन रिलेटेड भी टॉपिक मैं कवर करूंगी मेरे नेक्स्ट सेशन में। कल का सेशन आपका मोहन लेगा और मोहन सेल्स रिलेटेड लेगा। लास्ट सेशन भी उसका बहुत अच्छा था, तो नेक्स्ट सेशन अब कल मोहन का रहेगा और मंडे आपकी छुट्टी रहेगी। ऑलराइट, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सबने थैंक यू बोला है, सो इट्स ओके। पर मेन बात तो ये है कि एज अ एचआर एसोसिएट अगर आप अप्लाई करते हो और आप कहीं सिलेक्ट होते हो और आप मुझे बताओ कि हाँ मैं सिलेक्ट हुआ, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी जब मैं इस थैंक यू को एक्सेप्ट कर पाऊंगी। और टेस्ट कब होंगे, राइट? तो नेक्स्ट वीक से हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सबके पहले पहले सेशन थे तो टेस्ट दिन नहीं होता, बिकॉज इट वाज अ प्रेजेंटेशन, ओवरव्यू था, इनिशियल बातें करनी थी और अपने आप मीन्स आप हमसे इंटरेक्ट होते, इसलिए कोई टेस्ट नहीं था। बट अब हम डिजाइन करेंगे और उस पर आप अपने आंसर सबमिट करना शुरू करना। ओके भूषण, ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, रिविजन करते रहना सभी सेशंस के। बाय।